यूपी कांग्रेस ने मिशन 2027 की तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी और साथी महासचिव अविनाश पांडे ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी आगामी पंचायत चुनाव अकेले दम पर लड़ेगी। वहीं अविनाश पांडे ने कहा है कि चाहे गठबंधन हो या नहीं हो, 2027 के लिए कांग्रेस सभी 430 सीटों पर तैयारी कर रखी है। इसी से जुड़ी आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस ने यूपी में अपने दम पर पंचायत चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस मिशन 2027 की तैयारियों में तेजी से जुट गई है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी और महासचिव अविनाश पांडे ने बयान दिया है कि आगामी पंचायत चुनाव कांग्रेस अपने दम पर लड़ेगी। एक बात बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेतृत्व ने प्रदेश में ये निर्णय लिया है कि आने वाला पंचायत के चुनाव उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपने बलबूते पर, अपने कार्यकर्ताओं के ताकत पर इसे लड़ेगी। और हमें विश्वास है कि प्रदेश की जनता अपना विश्वास एक सेवा करने का मौका हमें जरूर देगी। कांग्रेस नेता ने ये भी कहा कि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिए चाहे गठबंधन हो या ना हो, कांग्रेस हर परिस्थिति में यूपी की राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत करेगी। इसके लिए यूपी में 5 स्तरीय संगठन तैयार किया जा रहा है, जो बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक पार्टी को सशक्त बनाने में मदद करेगा। विधानसभा अभी 2027 में है। 2026 के पंचायत चुनाव के बाद में निश्चित रूप से अगर आप पूछना चाहते तो इंडिया गठबंधन तो निश्चित रूप से है। कांग्रेस 430 सीटों पर अपनी तैयारी कर रही है और हमारी कोशिश होगी कि अगर गठबंधन भी होता है और नहीं भी होता है, दोनों परिस्थिति में कांग्रेस अपना अच्छा प्रदर्शन करेगी। यूपी कांग्रेस संगठन में पहली बार मंडल अध्यक्षों के पदों पर योग्य और युवा नेताओं को नियुक्ति दी जा रही है, ताकि संगठन में नई ऊर्जा और जोश आए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और 2027 के चुनावी बिसात से पहले ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीएसपी में घर वापसी के संकेत दे दिए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने मायावती को अब तक का सबसे बेहतर सीएम बताया है, जिस पर एसपी ने पूछा है कि बीएसपी को क्यों छोड़ा था। मंत्री संजय निषाद ने कहा है कि घाट घाट का पानी पी चुके स्वामी प्रसाद मौर्य का रस अब हर पार्टी में खत्म हो चुका है। अब वो रस विहीन नेता रह गए हैं। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बार फिर बसपा के लिए प्रेम झलका है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बसपा प्रमुख मायावती को अब तक की सबसे बेहतर मुख्यमंत्री बताया है। साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि मायावती की स्थिति पहले जैसी नहीं रही। तो मुख्यमंत्री के रूप में सुश्री मायावती का जो कार्यकाल था वो ऐतिहासिक था। न उसके पहले वैसा कोई मुख्यमंत्री था, न उनके बाद कोई ऐसा मुख्यमंत्री हुआ। लेकिन ये इत्तेफाक है कि बहन जी अब वो बहन जी नहीं रही जिनकी हनक, जिनके कानून राज की धमक पूरे प्रदेश में नहीं देश में सुना जाता था। आगामी चुनावों में गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा कि अंबेडकर और कांशीराम की विचारधारा वालों से हाथ मिला सकते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और कांशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन का कट्टर पक्षधर रहा, अनुयायी रहा और इस मिशन का मजबूत कार्यकर्ता के रूप में मेरी एक पहचान सदैव रही। आज भी मेरी पहचान उसी मिशन से। जो भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और कांशीराम के विचारों से सहमति जताएगा उसके साथ हाथ मिलाने में हमें कोई गुरेज नहीं। बीजेपी सांसद डॉक्टर भोला सिंह ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधते हुए कहा कि वो भरोसे के लायक नहीं है। जरूरी नहीं कि वो जो कहे वो सच हो। भाजपा ने कोई कमी नहीं छोड़ी सम्मान देने में। अच्छा मंत्रालय भी उनको दिया, सम्मान के साथ में उनको रखा, लेकिन जब चुनाव आया तो वो दूसरी साइड में चले गए। तो कौन भरोसा करेगा, ये तो का वो है। लेकिन अच्छे राजनीतिक वो हैं, लेकिन राजनीतिक होने के नाते ये नहीं कि जो वो कहेंगे वो सत्य है। भाजपा के जैसा शासन सरकार किसी की नहीं है। मायावती पर स्वामी प्रसाद मौर्य के दिए बयान पर एसपी ने तंज कसा है। एसपी प्रवक्ता ने सवाल पूछा है, पहले ये बताएं कि उन्होंने मायावती का साथ क्यों छोड़ा था। सांसद मौर्य जी की अपनी एक अलग पार्टी बना चुके हैं वो, और एक
आगे बढ़ चुके हैं। हमें लगता है कि अपने गठबंधन भी करने जा रहे हैं, एक मोर्चा बना रहे हैं। और अगर मायावती जी इतनी अच्छी हैं, हकीकत में अच्छी हैं, वो एक समाज की लीडर हैं, कई बार की मुख्यमंत्री रही हैं, अगर इतनी अच्छी थी तो उनका साथ छोड़ करके क्यों चले गए स्वामी प्रसाद मौर्य जी? उनका साथ छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। आज कुछ भी कह रहे हैं वो, लेकिन जिस टाइम उनको ज़रूरत थी इस तरह के लोगों की, उस टाइम उनको साथ नहीं छोड़ना चाहिए। यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने तंज कसते हुए कहा कि जहां रस होता है वहां स्वामी प्रसाद मौर्य जाते हैं, लेकिन आजकल सभी पार्टियों ने उन्हें रस विहीन कर दिया है। और जब जनता ने रस बसपा से खत्म कर दिया तो भाजपा में भाग के आ गए। अब भाजपा में रस खत्म कर दिया इनका तो सपा में चले गए, और सपा ने रस खत्म कर दिया तो अब बाहर आ गए। ये रसविहीन नेता लोग हैं, जहाँ रस मिलता है वहाँ बोलते हैं। अभी सारे लोगों ने इनको रसविहीन कर दिया है। पहले बसपा, फिर बीजेपी और उसके बाद एसपी से किनारा करने के बाद स्वामी प्रसाद ने तीसरा मोर्चा बना लिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने 9 छोटे दलों को मिलाकर लोक मोर्चा बनाया है। ऐसे में कयास लग रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य आगामी पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव के लिए बीएसपी से हाथ मिला सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों से एक अटकल ये भी लग रही है कि अगर मायावती के साथ में बात नहीं बनी तो स्वामी प्रसाद मौर्य चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर दलित वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं। वहीं चंद्रशेखर भी दलितों के लिए लगातार मुखर हैं। उन्होंने सीधे तौर पर खुद को दलितों का नेता बताया है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या बीजेपी एसपी के सामने स्वामी मौर्य और चंद्रशेखर आजाद नई चुनौती पैदा कर सकते हैं? दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इशारों में कह दिया कि मायावती का जनाधार पहले जैसा नहीं रहा। वहीं मायावती ने कुछ दिन पहले कहा भी था कि जातिवादी पार्टियां सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के भोले भाले लोगों को संगठन और पार्टियों से जोड़ने के लिए कांशीराम और मेरा नाम लेकर घूमते रहते हैं, जिनसे सावधान रहना होगा। वहीं चंद्रशेखर भी दलितों के लिए लगातार मुखर हैं। उन्होंने सीधे तौर पर खुद को दलितों का नेता बताया है। राजनीति के जानकार भी मानते हैं कि स्वामी प्रसाद और चंद्रशेखर आजाद आपस में मिलकर मायावती वोट बैंक पर सेंध लगा सकते हैं। हालांकि इसके लिए उन्होंने अपने भतीजे आकाश को लगाया है मैदान में। आकाश कितना यूनाइट कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। आकाश के सामने चंद्रशेखर आजाद एक चुनौती के तौर पर खड़े हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य खड़े हैं, अखिलेश यादव लगातार पीडीए के फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं, कांग्रेस भी एक बड़ा फैक्टर है, और बीजेपी ने तो ठोस रणनीति बनाई है दलितों को अपने साथ सहेजने की। कई दलित नेताओं को आगे उन्होंने बढ़ाया है, सांसद बनाया, विधायक बनाया और मंत्री बनाया। सवाल यही है, अगर स्वामी मौर्य मायावती के साथ गठबंधन नहीं करते हैं तो क्या वो चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर मायावती के वोट बैंक पर सेंधमारी की तैयारी में है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। मौलाना ने शादी समारोह में बगैर पर्दे के महिला पुरुष का मिलना शरीयत के खिलाफ बता दिया है। सहारनपुर में कारी इसहाक गोरा ने अपने बयान में कहा है कि शादी समारोह में मर्द और औरत का मेल जोल शरीयत के खिलाफ है। वहीं मौलाना बरेलवी ने उनका समर्थन किया। मौलाना का कहना है कि आज के दौर में मुस्लिम शादियां दिखावे, रस्मों और सती प्रदर्शन का एक प्रतीक बन चुकी हैं। अब ऐसे में औरतों और मर्दों के बीच में पर्देदारी जरूरी है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। देवबंदी उलेमा मौलाना कारी इसहाक गोरा ने मुसलमानों की शादियों को लेकर बड़ा बयान दिया। मौलाना कारी इसहाक गोरा ने कहा कि मुस्लिम शादियों में गैर मर्द और औरतों को एक ही पंडाल में बैठाया जाना, साथ खाना खिलाना इस्लाम के उसूलों के खिलाफ है। खुसूसन शादी के मौके पर ख़वातीन और मर्द हजरात को एक ही पंडाल के नीचे बैठा दिया जाता है, खाने के लिए, बातें करने के लिए, और वहाँ तमाम लोग नामहरम मर्द औरतें एक साथ इकट्ठा हो जाती हैं। हमें याद रखना चाहिए कि ये अमल सरासर इस्लाम की तालीमात के खिलाफ है। मौलाना कारी इसहाक गोरा ने कहा कि शादियों में होने वाली रस्में गुमराह करने वाली हैं। इसके लिए उन्होंने दारुल उलूम के फतवे की भी याद दिलाई।
और ख़ुद दारुल उलूम देवबंद ने भी इस पर एतराज़ जताया था और एक फतवा जारी किया था। हमें याद रखना चाहिए, निकाह सुन्नत है और नेक अमल है। हर नेकी को हमें नेकी के साथ करना चाहिए। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने मौलाना कारी इसहाक गोरा के बयान का समर्थन किया। शरीयत ने पर्दे का हुक्म दिया है और स्पष्ट नज़रिए के साथ भी की दिया है और इस पर अभी तक लोग जो है अमल करते आए हैं, मगर कुछ सालों से ये देखा जा रहा है कि हमारी मुस्लिम कौम यूरोपियन कल्चर को ज़्यादा अपनाने में लगी हुई है। मौलाना का कहना है कि आज के दौर में मुस्लिम शादियां दिखावे, रस्मों और प्रदर्शन का प्रतीक बन चुकी हैं। मौलाना के बयान पर अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। ईरान इजराइल में भीषण जंग जारी है। पश्चिम एशिया में भड़की इस चिंगारी के बीच में भारत ने ऑपरेशन सिंधु के तहत भारतीय छात्रों की सकुशल वापसी करवाना शुरू कर दिया है। ईरान से लौटे छात्रों ने बताया वहां के हालात रोजाना बिगड़ रहे हैं। उन्हें नहीं लग रहा था कि वो युद्ध के खौफनाक हालात से वापस लौट पाएंगे, लेकिन भारत उन्हें सकुशल लाने में कामयाब रहा। ईरान और इजराइल में जारी संघर्ष के बीच भारत सरकार अपने नागरिकों को निकालने में जुटी है। भारत अपने नागरिकों के लिए विमान भेज रहा है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने जानकारी दी कि भारत ने 24 घंटे की हेल्पलाइन खोली है। एक और विमान तुर्कमेनिस्तान से लोगों को निकालने के लिए भेजा जा रहा है। We have planes ready. We'll be sending another plane today. We are evacuating some more people from Turkmenistan. Today another plane will be going. And our missions have opened 24-hour line. ईरान से लौटे स्टूडेंट्स उर्मिया मेडिकल यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। ऑपरेशन सिंधु के तहत 110 छात्रों की सकुशल वापसी की गई, जिनमें 90 छात्र कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं। ईरान से लौटे स्टूडेंट्स ने बताया कि उन्हें लग ही नहीं रहा था कि वो वापस लौट पाएंगे। ईरान में हालत काफी खतरनाक है। दुख भी है कि पढ़ाई छोटी पड़ रही है। 4th ईयर था तो मतलब उम्मीद थी कि पूरा करके ही वापस लौटेंगे, लेकिन अचानक से वापस आना पड़ा। उस बात की दुखी है, लेकिन खुश है कि अपने माँ बाप से मिलेंगे, क्योंकि जो माहौल वहाँ देखा था उस हिसाब से लगा नहीं था कि ऐसे घर कभी जा पाएंगे, घर वालों से मिल पाएंगे। वेरी थैंकफुल टू द इंडियन गवर्नमेंट, वट एवर दे डिड, लाइक इट वॉज सो स्मूथ फॉर अस। मतलब कोई परेशानी नहीं अभी तक। ईरान में हालात और ज्यादा खराब होते इससे पहले ही भारत ने इन छात्रों की वापसी की है। यही वजह है कि छात्रों के परिवार वाले बेहद खुश हैं। वहाँ पर काफ़ी बुरे हालात हैं, ख़ासतौर से जो तेहरान यूनिवर्सिटी में लोग फंसे हुए हैं वो काफ़ी परेशान हैं, और उनको इंडियन गवर्नमेंट से मैं करता हूँ कि उनको कैसे न कैसे निकाले। ये तो बॉर्डर एरिया के बच्चे थे जो आराम से आ गए, और ख़ासतौर से तेहरान यूनिवर्सिटी के बच्चों को मैं चाहूँगा कि हमारी इंडियन एम्बेसी उनके लिए कुछ करे। वहाँ बच्चे काफ़ी परेशान हैं। खुश हैं आप बेटा? बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। क्या नाम है आपका? शबनम। हाँ, तो क्या अब टेंशन में थी, डर लग रहा था जब ये खबर सुनी थी कि बहुत ज़्यादा डर था, बहुत ज़्यादा टेंशन थी, लेकिन आज बहुत खुश हूँ कि बच्चा मेरा वापस आ रहा है ठीक ठाक। जंग के माहौल में भारत ने वक्त पर फैसला लिया और सैकड़ों घरों में सुकून लौटा दिया। ऑपरेशन सिंधु एक बार फिर साबित करता है भारत अपने नागरिकों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बीच बड़ी खबर लखनऊ से 4 IAS ऑफिसर्स के तबादले हो गए हैं। महानिरीक्षक स्टाम्प समीर वर्मा हटा दिए गए हैं। प्रमुख सचिव स्टाम्प अमित गुप्ता को IG स्टाम्प का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। स्टाम्प मामले में गड़बड़ी को लेकर सरकार ने यह बड़ा एक्शन लिया है। स्टाम्प मामले में तबादले में गड़बड़ी की शिकायत के बाद एक्शन हुआ है। स्वास्थ्य विभाग में भी बड़ी कार्रवाई हुई है। भवानी सिंह खंगारौत को प्रतीक्षारत किया गया है। यूपी स्वास्थ्य विभाग में तबादले हुए हैं 0। IG स्टाम्प समीर वर्मा प्रतीक्षारत किए गए हैं। इसके अलावा आरिका अखोरी को निदेशक प्रशासन स्वास्थ्य का अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। और उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर एक बार फिर से संशय गहरा गया है।
हाईकोर्ट में पंचायत एक्ट में आरक्षण संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होनी है। वहीं ग्राम प्रधान से लेकर जिला पंचायत सदस्य पदों पर लागू किए गए आरक्षण रोस्टर को लेकर भी बवाल काफी ज्यादा मचा हुआ है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सरकार की मंशा पे जो एक सवाल खड़ा होता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। सरकार क्या अपनी तरीके से इस आरक्षण को नियमित करती है, इस आरक्षण को निश्चित करती है? जो संभावित कैंडिडेट हैं वो सामान्य जाति से जीतने वाला है, तो क्या किया जाता है, रातों रात उस सीट को जो है महिला कर दिया जाता है या अनुसूचित जाति कर जाता है, जो कि अच्छी बात नहीं। ये वो प्रत्याशी हैं जो अपनी अपनी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे थे, लेकिन आरक्षण तय होते ही सीटों का स्टेटस बदल गया और कई नेताओं के अरमान धरे के धरे रह गए। सबसे ज्यादा शिकायतें पौड़ी जिले से है। यहाँ 5 ब्लॉकों के प्रमुख पदों का और जिला पंचायत की 12 सीटों का स्टेटस बदल गया है। आरोप है कि आरक्षण रोस्टर जीरो करते वक्त नियमों का सही से पालन नहीं हुआ और यही आरक्षण मानक अब हाईकोर्ट में चुनौती के घेरे में है। कम से कम 50% स्थानों पर आरक्षण को बदल दिया है। अब प्रश्न खड़ा होता है कि सरकार को इस आरक्षण को तय करने का आधार जो पहले सरकार ने बताया कि चक्रानुक्रम को शून्य करके नया चक्रानुक्रम शुरू किया गया है, क्या सरकार ने इस बात को इस जो कहा गया नियम, इस नियम का पालन किया? बीजेपी का दावा है कि आरक्षण रोस्टर में कोई गड़बड़ी नहीं है और कांग्रेस चाहे तो कोर्ट जा सकती है। दरअसल पंचायत चुनाव में पहली बार ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था की गई। बीजेपी का कहना है कि इसी वजह से रोस्टर को जीरो कर पहले चक्र से शुरू किया गया और यही वजह है सीटों के स्टेटस बदलने की भी। जिला प्रशासन ने उन विषयों को 11 जून का जो शासनादेश है उसमें जो आवश्यक प्रतिशत के हिसाब से, आवश्यक फार्मूले के हिसाब से क्षेत्र पंचायतों के, जिला पंचायतों के आरक्षण को आधार बनाया गया, मुझे लगता है कि उसे ही 100% लागू किया गया है। और कांग्रेस को अगर इस पे भी कहीं पर गलत लगता है तो उनको शासन पे या आगे जाने के उनके रास्ते खुले हैं। फिलहाल 19 जून को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव अधिसूचना जारी किए जाने की उम्मीद थी, लेकिन देर शाम तक पंचायती राज निदेशालय से आरक्षण प्रस्ताव आयोग को नहीं मिला था। अब 20 जून का इंतजार है। 20 जून को ही हाईकोर्ट में भी पंचायत चुनाव पर सुनवाई होनी है। यानी अब पंचायत चुनाव की तस्वीर हाईकोर्ट के फैसले के बाद ही साफ होगी कि चुनाव जुलाई में होंगे या कि आगे टलेंगे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। खबरें जारी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।